क्या आपने कभी सुना कि 85 साल की बूढ़ी अम्मा जो आखिरी सांसें ले रही हो उसे नई ज़िंदगी मिल गई हो? जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अहमद फ़ारूक, एमरजेंसी और क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट हूं। ये आज से तकरीबन 2 साल पहले की बात है कि फैसलाबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के जब आईसीयू में मैं दाखिल हुआ तो मैंने उधर एक बेड साइड के ऊपर खड़े 3-4 औरतों को रोते हुए देखा। काफ़ी ज़्यादा शोर मचा रही थी। जब मैं आगे गया तो उधर जो ड्यूटी पर मौजूद मेडिकल ऑफिसर थी उसने मुझे बताया कि सर अभी हम आपको थोड़ी देर में कॉल ही करने वाले थे, तो हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। जब मैं करीब गया मैंने देखा तो 85 साल की बूढ़ी अम्मा थी, काफ़ी ओबीज़ थी और उसको वो बेहोश हुई पड़ी थी, सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही थी। उसके इर्द गिर्द उसकी बेटियां और बेटे सारे जमा थे। हमने उन्हें रिक्वेस्ट की कि देखें आप रश कम कर दें, हम डॉक्टर्स को कुछ करने दें ताकि हम आप लोगों की हेल्प कर सकें। वो शायद बहुत ज़्यादा मायूस थे या वो मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि उनकी वालदा का आखिरी टाइम आ गया है, अभी कोई डॉक्टर या दुनिया की कोई ताकत उन्हें बचा नहीं सकती। खैर मेरे पास चूँकि टाइम कम था, मैंने उनके बेटे को साइड पे ले जाके उन्हें बताया, देखें अगरचे आपकी वालदा इस वक्त बहुत मुश्किल सांस ले रही हैं, बेहोश हैं, लेकिन हमें इनकी ज़िंदगी बचाने के लिए एक कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। फ़ौरी तौर पे मैंने उन्हें वेंटिलेटर के बारे में कुछ बताया क्योंकि उनसे तहरीरी इजाज़तनामा लेना ज़रूरी था। वो रिलक्टेंट था लेकिन मेरे बताने पे उन्होंने फ़ौरी तौर पे तहरीरी तौर पे इजाज़तनामा दे दिया कि चलें ठीक है, उनकी बूढ़ी वालदा को बचाने के लिए कोशिश हम कर सकते हैं। उन्होंने मुझे इजाज़तनामा दिया। मैंने अटेंडेंट्स को रिक्वेस्ट करके आईसीयू से बाहर जाने के लिए कहा और अपनी मेडिकल ऑफिसर और दूसरी टीम को साथ लेके पेशेंट को हमने ट्यूब डाली और वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया। अब वेंटिलेटर पे शिफ्ट करने के बाद अम्मा जी की नब्ज़ वगैरह, सांस की रफ्तार, ब्लड प्रेशर और दूसरी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो गई। खैर जब ये काम हमने कर लिया तो उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप ये था कि हम इस चीज़ का पता लगाते कि अम्मा जी जो कि 1.5-2 घंटे पहले ठीक थी, खा पी रही थी, वो आहिस्ता आहिस्ता अचानक से बेहोश कैसे हो गई। इस चीज़ का पता लगाना था, कुछ टेस्ट वगैरह करवाने थे। तो फ़ौरी तौर पे मैंने उन्हें कुछ दूसरे टेस्ट भी बोले और उनमें एक टेस्ट ख़ास तौर पे जिन्हें हम आर्टीरियल ब्लड गैसेस बोलते हैं, ABGs, वो टेस्ट मैंने फ़ौरी तौर पे करवाया। तो ये टेस्ट बेसिकली हमें बताता है कि इंसान के खून के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार कितनी है। ऑक्सीजन तो बज़ाहिर उनकी ठीक थी लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड उनकी बहुत ज़्यादा थी। आम तौर पे इसकी मकदार ब्लड में 35 से 45 मिलीमीटर मरकरी होती है, लेकिन अम्मा जी में ये 115 मिलीमीटर मरकरी थी, जो कि तकरीबन 3 गुना ज़्यादा थी। तो तब हमें फ़ौरी तौर पे बात की समझ आई कि अम्मा जी क्यों बेहोश हुई थी, क्योंकि उनके जिस्म में जहरीली गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार बहुत ज़्यादा थी। कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा होने की मुख्तलिफ वजह में आम तौर पे ये प्रॉब्लम नमूनिया में हो सकती है। COPD एक बीमारी है जो दमे से मिलती जुलती है, उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, या दमे की प्रॉब्लम हो, या ऐसे अफराद जिन्हें फेफड़ों का मसला अरसे से चल रहा हो या बार बार होता हो, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इस प्रॉब्लम की सबसे अहम बात यह है कि ऐसे पेशेंट अगर उन्हें वेंटिलेटर मिल जाए तो उनकी जान बड़ी आसानी से बचाई जा सकती है। खैर हमने अम्मा जी को वेंटिलेटर पे रखा तो हैरानकुन तौर पे तकरीबन 20 से 24 घंटे के अंदर अंदर अम्मा जी इस कदर बेहतर हो गई कि उन्होंने आंखें खोल ली, हाथ पाँव मारना शुरू कर दिए, बल्कि उठ के बैठ गई और वो इशारे से हमें कहने लगी कि ये मेरी ट्यूब वगैरह उतारो और मुझे वेंटिलेटर से उतार दो और मुझे आज़ाद कर दो। खैर जब उनके सब घर वालों को हमने ये ख़बर सुनाई कि आपकी वालदा बेहतर हो गई हैं, तो पूरे ख़ानदान में खुशी की लहर दौड़ गई। वो सारे इस कदर खुश थे कि उनकी वालदा को अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी है। बहरहाल ये बात करने का मकसद ये है कि अक्सर जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादती के बारे में बहुत सारे डॉक्टर्स, ख़ासतौर पे जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं या समटाइम्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादती भी बेहोशी की वजह हो सकती है। इस तरह के बहुत सारे केसेस हमें देखने में मिलते हैं। जब मरीज़ बेहोश होता है तो जो ड्यूटी डॉक्टर्स होते हैं फ़ौरी तौर पे उनकी ब्लड शुगर चेक करते हैं। आम तौर पे ब्लड शुगर लो होती है जिसकी वजह से मरीज़ बेहोश होता है,
उन्हें ग्लूकोज की ड्रिप लगाई जाती है, पेशेंट आंखें खोल लेता है। या समटाइम्स मरीज़ को फालिज होता है, उसका सीटी स्कैन करवाया जाता है, उसमें पता चलता है कि मरीज़ को फालिज है। लेकिन बाज़ बार शुगर भी नॉर्मल होती है, सीटी स्कैन ब्रेन करवाते हैं वो भी नॉर्मल होता है, और दूसरे कुछ टेस्ट सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह करवाए जाते हैं वो भी नॉर्मल होते हैं। तो समटाइम्स बहुत सारे कंसल्टेंट्स या इवन डॉक्टर्स इस चीज़ को मिस कर रहे होते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ये टेस्ट जिन्हें ABGs हम बोलते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल में, ख़ासतौर पे छोटे मोटे हॉस्पिटल में टेस्ट अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को ये टेस्ट करवाने की आदत भी बाज़ दफ़ा नहीं होती। चंद एक बड़े हॉस्पिटल्स में ये टेस्ट फौरी तौर पे हो सकता है। अगर ये टेस्ट करवा लिया जाए तो बहुत सारे मरीज़ों की फौरी तौर पे जान बचाई जा सकती है। अब चूँकि मौसमी सरमा आ रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ख़ास तौर पे ये 3-4 महीने नमूनिया के महीने होते हैं, और इनमें दमे की तकलीफ़ और फेफड़ों की बहुत सारी तकालीफ बार बार होती हैं। बल्कि बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि कुछ बूढ़े अफराद जिन्हें सांस की प्रॉब्लम पहले से चल रही होती है, रात को सो रहे होते हैं तो सुबह घर वाले जगाते हैं, वो आंखें नहीं खोलते, वो समझते हैं शायद इनका फालिज का प्रॉब्लम है। वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उनका CT स्कैन करवाया जाता है, CT स्कैन नॉर्मल निकलता है। लेकिन आम तौर पे ऐसे मरीज़ों में जहरीली गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन हो चुकी होती है। अगर उनका ये टेस्ट करवा लिया जाए और उन्हें पेशेंट को फौरी तौर पे वेंटिलेटर पे डाल दिया जाए तो ऐसी सैकड़ों नहीं हज़ारों कीमती जानें बचाई जा सकती हैं। थैंक यू वेरी मच।